हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें अच्छे होंगे। दोस्तों, हम संविधान की बात कर रहे थे और संविधान में हमने भारतीय संविधान के निर्माण को पढ़ा। और उसके बाद दोस्तों हमने बात करी थी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। भारत का संविधान दोस्तों संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान है दोस्तों। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था दोस्तों, या स्वीकार कर लिया गया था। और फाइनली संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। यानी भारतीय संविधान जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395, जबकि भागों की संख्या 22 थी और अनुसूचियों की संख्या और अनुसूचियां दोस्तों कितनी थी? 8 थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया संविधान में परिवर्तन होते चले गए। और दोस्तों वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो 395 से अनुच्छेद बढ़कर लगभग 470 हो गए हैं और भाग 22 से बढ़कर दोस्तों कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं, जबकि अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। तो दोस्तों हमने भारतीय संविधान के भागों को पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर, यानी किस तरह से भारतीय संविधान की अनुसूचियां किस तरह से बढ़ी थी, कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों को जोड़ा गया था। बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियों की, शेड्यूल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? शेड्यूल्स की बात करेंगे। मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं, यानी 4 नई अनुसूचियां भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं दोस्तों। क्रम संख्या की बात करेंगे दोस्तों, विषय की बात करेंगे दोस्तों, यानी कौन सी अनुसूची में दोस्तों क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रथम अनुसूची की बात करें या दोस्तों प्रथम भाग की बात करें, क्या प्रावधान कर रखा है? भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ के बारे में प्रावधान कर रखा है और दोस्तों किसके बारे में प्रावधान कर रखा है? और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान कर रखा है। यानी भारतीय संविधान का भाग 1 की बात करें, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची की बात करें या भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल की बात करें दोस्तों, यही प्रावधान कर रखा है। यानी संघ का नाम के बारे में प्रावधान कर रखा है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में यानी राज्यों के बारे में प्रावधान कर रखा है और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान कर रखा है पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं। दोस्तों दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, दूसरी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान कर रखा है? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का प्रावधान कर रखा है। वेतन और भत्तों का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। किनके वेतन और भत्तों का प्रावधान कर रखा है दोस्तों? आम नागरिकों के वेतन और भत्तों का प्रावधान तो दूसरी अनुसूची में नहीं किया गया होगा, बल्कि ऐसे संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है दोस्तों, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। और किसके वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है दोस्तों? लोकसभा के
अध्यक्ष और दोस्तों क्या है, उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। राज्यसभा के सभापति और दोस्तों उपसभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। और किस किस का प्रावधान कर रखा है दोस्तों, किस किस के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। और दोस्तों किसके वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है, CAG के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। यानी अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का प्रावधान भी दूसरी अनुसूची में कर रखा है। जैसे दोस्तों केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है दोस्तों, विधानसभा होती है। तो विधानसभा के अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है, दूसरी अनुसूची में कर रखा है। जैसे दोस्तों केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य में क्या होती है दोस्तों, विधान परिषद होती है। क्या होती है दोस्तों, विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद के सभापति और दोस्तों उपसभापति के वेतन और भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है, दूसरी अनुसूची में। जैसे दोस्तों केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है, दूसरी अनुसूची में कर रखा। यानी अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दोस्तों जितने भी संवैधानिक पद अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है, दूसरी अनुसूची में कर रखा है। जैसे राष्ट्रपति की बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करते हैं, और CAG की यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, तो इनके वेतन और भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है, दूसरी अनुसूची में। जैसे दोस्तों केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में कर रखा है। विधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में कर रखा है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये मत पूछना कि उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद भी तो संवैधानिक पद है। तो दोस्तों आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्य उपराष्ट्रपति के रूप में उसको कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया कि राज्यसभा के सभापति। तो यानी इसका मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मत पूछ लेना कि भाई उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करता है। तो दूसरी अनुसूची किसकी बात करती है दोस्तों, वेतन और भत्तों की बात करती है। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान कर रखा है, तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ का प्रावधान कर रखा है। ओथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है दोस्तों। शपथ की किन व्यक्तियों के शपथ की बात की गई है दोस्तों, तो इस पर देख लेते हैं हम। संसद के सदस्यों की बात की गई है दोस्तों, संसद के सदस्यों की शपथ की बात की गई है दोस्तों। संसद के लिए निर्वाचन हेतु दोस्तों, संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार
संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार इनकी शपथ का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। केंद्र के मंत्री इनकी शपथ का प्रावधान कर रखा है। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान कर रखा है। और किस किस की शपथ का प्रावधान कर रखा है दोस्तों? CAG की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की शपथ का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। और किस किसकी शपथ का प्रावधान कर रखा है? जैसे संसद होता है दोस्तों केंद्र में, वैसे ही राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। जैसे संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार हैं दोस्तों, वैसे ही क्या है? विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की शपथ का प्रावधान कर रखा है। किसका? विधानमंडल के निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की शपथ का प्रावधान कर रखा है। जैसे दोस्तों केंद्र में केंद्र के मंत्री होते हैं, वैसे ही क्या है? राज्य में राज्य के मंत्री होते हैं। तो राज्य के मंत्रियों की शपथ का प्रावधान कर रखा है। और दोस्तों जैसे केंद्र में उच्चतम न्यायालय होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान कर रखा है। किसका प्रावधान कर रखा है दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान कर रखा। यानी अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची में औथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है। किनकी शपथ की बात की गई है? जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं दोस्तों, उनके शपथ की बात की गई है। यानी संसद के सदस्यों के शपथ की बात की गई है, संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के शपथ की बात की गई है, केंद्र के मंत्रियों के शपथ की बात की गई है दोस्तों, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात की गई है, CAG की बात की गई है, विधानमंडल के सदस्यों के शपथ की बात की गई है दोस्तों, और विधानमंडल के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की शपथ की बात की गई है। राज्य के मंत्रियों की बात की गई है दोस्तों, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ की बात कहाँ कर दी गई है? तीसरी अनुसूची में कर दी गई है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि किसकी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, या उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में कर दिया गया है, या राज्यपाल की शपथ का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में कर दिया गया है। क्योंकि तीसरी अनुसूची में मैंने कहीं भी आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं पढ़ाया है। तो फिर कहाँ पर इनकी शपथ का प्रावधान किया गया है दोस्तों? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान में कहां पर किया गया। तो ऑप्शन में दे रखा होता है, तीसरी अनुसूची दे रखी होती है दोस्तों, कुछ आर्टिकल दे रखे होते हैं, तो बताना होता है कि कहां पर राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया। तो यहां से दोस्तों क्या है, आप नोट करके लिखेंगे। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कहां पर किया गया है? यानी राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में न करके दोस्तों क्या है, उससे संबंधित अनुच्छेद में किया गया है। यानी अगर हम अनुच्छेद 60 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कर दिया गया है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया। और कौन दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ? कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों आगे की, हालांकि आगे चल के हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेहतर ढंग से और अच्छे से बता पाएंगे। राष्ट्रपति की अगर हम शपथ की बात करते हैं, तो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस बात की ओथ लेता है, किस बात की शपथ लेता है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में न करके दोस्तों क्या है, उससे संबंधित अनुच्छेद में किया गया है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भी तीसरी अनुसूची में न करके दोस्तों कहाँ पर कर दिया गया है, उससे संबंधित अनुच्छेद में कर दिया गया है। और अनुच्छेद
69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ कौन दिलाता है इसको दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जबकि राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान भी दोस्तों संविधान की 3री अनुसूची में न करके उससे संबंधित अनुच्छेद में कर दिया गया है। यानी अनुच्छेद 159 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। यानी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में नहीं किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा होता है राष्ट्रपति दे रखा होता है और अन्यों के नाम दे रखे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार इस तरह के क्या है क्वेश्चन पूछे गए। तो किस किस की शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में किया गया है दोस्तों? संसद के सदस्यों की, संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, केंद्र के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश CAG, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, राज्य के मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में कर दिया गया। और 3री अनुसूची में किसकी शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है? राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में कर दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ देता है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में कर दिया गया है दोस्तों। और कौन शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में कर दिया गया है। और दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इसके बाद दोस्तों चौथी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो चौथी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं? चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया। यानी केंद्र और राज्यों के बीच राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहां पर किया गया है? चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान कर दिया गया है। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 5वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं? 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और किसका दोस्तों? अनुसूचित जनजाति, जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित, जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कर रखे हैं। यानी 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो दोस्तों किसकी बात की गई है? SC की बात की गई है, ST की बात की गई है, अनुसूचित जाति की बात की गई है और अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों की बात की गई है। अनुसूची 5 में कह दिया गया दोस्तों, 6ठी अनुसूची में जो राज्य हैं दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनको छोड़कर अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों से, यानी बाकी जितने भी राज्य हैं उनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों पंचायत में आपको पढ़ाया जाएगा पैसा एक्ट के बारे में, पैसा अधिनियम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये कब? 1996 का है दोस्तों। इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि भारतीय संविधान का भाग 9 अनुसूची
5 में जितने भी राज्यों का उल्लेख कर दिया गया है दोस्तों, उन पर लागू नहीं किया जाएगा, और अगर लागू भी किया जाता है तो कुछ अपवाद और संसद के द्वारा संशोधन करके उसको लागू किया जाएगा। तो 5वीं अनुसूची में जितने भी राज्य वर्णित किए गए हैं उन पर पैसा एक्ट के तहत ये प्रावधान कर दिया गया था कि भारतीय संविधान का भाग 9 लागू नहीं किया जाएगा, और अगर संसद लागू करती है तो दोस्तों उसमें कुछ संशोधन करेगी, कुछ अपवाद के तहत भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों पर लागू किया जा सकता है। तो कुछ अपवाद कहते हैं। तो वर्तमान समय में दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में कितने राज्यों का उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कितने राज्यों का उल्लेख कर दिया गया है? 10 राज्यों का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया दोस्तों? 10 राज्यों का उल्लेख किया गया। डायरेक्टली यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में 5वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्यों का 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख कर दिया गया है? तो 10 राज्यों का उल्लेख किया गया। हालांकि नामों के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, हालांकि फ्यूचर में बन भी सकता है। तो दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उल्लेख भी कहाँ कर रखा है? 5वीं अनुसूची में कर रखा है। गुजरात की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, और किसका दोस्तों? आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तेलंगाना की हम बात कर लेते हैं, और दोस्तों उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, और किसकी? झारखंड की हम बात करते हैं। यानी अगर हम 5वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्यों की बात करते हैं तो दोस्तों कितने हो जाते हैं? ये हमारे 10 राज्य हो जाते हैं। तो इन 10 राज्यों का उल्लेख दोस्तों कहां पर कर दिया गया है? 5वीं अनुसूची में कर दिया गया है। हालांकि 6ठी अनुसूची में दोस्तों पढ़ाया जाता है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान कर दिए गए। लेकिन दोस्तों 5वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं जहां पर क्या है? पैसा एक्ट के तहत भारतीय संविधान का भाग 9 लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 6ठी अनुसूची में क्या प्रावधान कर रखा है? छठी अनुसूची की अगर हम बात करें, 6ठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, और दोस्तों क्या है? त्रिपुरा। ये जो 4 राज्य हैं इनसे संबंधित जो अनुसूचित जनजातियां हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए। प्रशासन से संबंधित प्रावधान कर दिए गए, संबंधित प्रावधान किए गए दोस्तों। यानी 6ठी अनुसूची में दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख कर दिया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और इनसे संबंधित दोस्तों अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कहां पर कर दिए गए हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान कर दिया गया है। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान कर रखा है? 7वीं अनुसूची में दोस्तों शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है दोस्तों। यानी अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया दोस्तों? 3 लिस्टें बना दी गई हैं, 3 सूची बना दी गई हैं। एक संघ सूची है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है? एक दोस्तों क्या है? संघ सूची है, और दूसरी कौन सी है हमारी दोस्तों?
राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बना दी गई है। और तीसरी हमारी क्या है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट बना दी गई है। यानी शक्तियों का विभाजन कहाँ पर किया गया दोस्तों, 7वीं अनुसूची में किया गया है। और किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी अगर हम केंद्र सूची की बात करते हैं तो दोस्तों वर्तमान मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे। अगर हम विषयों की बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए, 100 विषय हो गए। जबकि राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, 66 विषय थे दोस्तों और अब घटकर कितने हो गए, 61 विषय हो गए। जबकि समवर्ती सूची की अगर हम बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए, 52 विषय हो गए। यानी अगर हम इन सूचियों की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो संघ सूची है इस पर कानून कौन बना सकती है, यानी संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संघ सरकार के पास है दोस्तों। किसके पास है दोस्तों, केंद्र सरकार के पास है। यानी केंद्र सरकार दोस्तों संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों किसके पास है, कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। राज्य क्या बना सकता है दोस्तों, कानून बना सकता है। जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों के पास। यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और दोस्तों क्या है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर बनाए गए कानून में केंद्र और राज्यों के बीच किसी विषय पर टकराव होता है तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि माना जाएगा। यानी अगर हम संघ सूची की बात करते हैं तो दोस्तों इसके कुछ प्रमुख विषय हैं जहाँ से क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से विषय हैं दोस्तों, रक्षा की हम बात कर लेते हैं तो ये किसका विषय है दोस्तों, केंद्र सूची का विषय है। या फिर विदेशी मामलों की अगर हम बात करते हैं तो ये भी किसका विषय है, ये भी केंद्र सूची का विषय है। डाक सेवा की बात कर लेते हैं, डाक सेवा की अगर हम बात करें तो ये भी किसका विषय है दोस्तों, केंद्र सूची का विषय है। नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों, ये भी संघ सूची का विषय है। रेलवे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी, रेलवे की बात करते हैं तो ये भी केंद्र सूची का विषय है। जबकि बैंकिंग सेवा की बात करते हैं तो ये भी किसका विषय है दोस्तों, केंद्र सूची का विषय। यानी केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है तो उनको क्या हम राज्य सूची के विषय कहते हैं। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों तो सार्वजनिक स्वास्थ्य किसका, राज्य सूची का विषय है। मेलों की बात करते हैं, मेलों की बात करें या पुलिस की बात करें दोस्तों या स्थानीय सरकारों की बात करें, स्थानीय सरकार की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या है, राज्य सूची के विषय हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और इसके माध्यम से दोस्तों राज्य सूची के 5 विषयों को दोस्तों क्या है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। यानी ये जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 1976 में, इसके तहत दोस्तों राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर दोस्तों कहाँ शामिल कर दिया गया था, समवर्ती सूची में कर दिया गया था। ये जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों आगे भी पढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको मिनी संविधान के
नाम से जाना जाता है। यानी ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से विषय थे दोस्तों? जो कि राज्य सूची के विषय थे, राज्य सूची के विषय थे दोस्तों। लेकिन इस संविधान यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनको किस में शामिल कर दिया गया था दोस्तों? समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। वन्य जीव की हम बात कर लेते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण की बात कर लेते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण, वन की बात कर लेते हैं दोस्तों, मापतौल की बात कर लेते हैं, और न्याय का प्रशासन। यानी ये जो दोस्तों विषय थे, ये पहले क्या है? राज्य सूची के विषय थे। 1976 से पहले क्या है? ये राज्य सूची के विषय थे, लेकिन इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से निकालकर दोस्तों क्या है? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। शिक्षा, वन्य जीवों के लिए संरक्षण, और दोस्तों वन की बात की गई है, और मापतौल, और क्या है? न्याय का प्रशासन। यानी ये जो 5 विषय थे दोस्तों, मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे, लेकिन अब इनको क्या है? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है दोस्तों। दोस्तों अगली हमारी अनुसूची है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। यदि हम मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं का उल्लेख दोस्तों क्या है? 14 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में कर दिया गया था। यानी मूल संविधान की बात करते हैं तो 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में दोस्तों क्या है? और भाषाओं को ऐड कर दिया गया था। कौन कौन सी भाषाएं थी दोस्तों जिनको बाद में ऐड किया गया था? 21वां संविधान संशोधन किया जाता है। 21वां संविधान संशोधन किया जाता है दोस्तों 1967 में, और इसके माध्यम से एक नई भाषा जोड़ दी जाती है, सिंधी भाषा। यानी अब जो 14 भाषाएं थी वो कितनी हो जाती हैं दोस्तों? 15 हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में, और इसके माध्यम से दोस्तों 3 नए भाषाओं को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, और दोस्तों किसको? कोंकणी को। यानी इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो दोस्तों 15 भाषाएं हो जाती हैं, और 15 3 18 भाषाएं हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों एक और संविधान संशोधन किया गया था, जिसको हम 92वां संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। ये कब किया गया था दोस्तों? 2003 में किया गया था, और इसके माध्यम से 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी दोस्तों? बोडो, डोगरी, और मैथिली, और दोस्तों कौन सी थी? संथाली। यानी इन 4 भाषाओं को क्या है? ऐड किया था। तो कुल मिलाकर क्या है दोस्तों? ये 22 भाषाएं बन जाती है। यानी वर्तमान संविधान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जबकि मूल संविधान की बात करते हैं तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 14 भाषाओं का प्रावधान 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कर दिया गया था। दोस्तों
21वां संविधान संशोधन किया जाता है 1967 में, सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और क्या है कोंकणी को ऐड किया गया था। दोस्तों इसको क्या है नमक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, यानी नेपाली, मणिपुरी और क्या है कोंकणी की हम बात कर लेते हैं। 71वां संविधान संशोधन किया जाता है दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन किया जाता है 2003 में, और इसके माध्यम से कौन कौन सी भाषाएं ऐड कर दी जाती हैं दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली और क्या है संथाली। तो कुल मिलाकर अगर हम वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख कर रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली अनुसूची है हमारी 9वीं अनुसूची। अगली अनुसूची कौन सी है दोस्तों, 9वीं अनुसूची है। और इसमें दोस्तों ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, ये जो 9वीं अनुसूची थी ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, क्योंकि मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी, तो इसको बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि भारत में पहला संविधान संशोधन किसके माध्यम से किया गया था, क्योंकि दोस्तों 1951 तक तो संसद अस्तित्व में आई नहीं थी, संसद का प्रावधान नहीं किया गया था। तो फिर संविधान में पहला संशोधन किसके माध्यम से किया गया था। तो दोस्तों मैंने संविधान का निर्माण पढ़ाया था और उसमें बताया था कि भारत की जो संविधान सभा थी वो 2 रूपों में कार्य कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण के रूप में कार्य कर रही थी, और जब दोस्तों वो संविधान निर्माण के रूप में कार्य कर रही थी तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और एक वो क्या है दोस्तों अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी, और जब वह अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तो तब उसके अध्यक्ष कौन, जीवी मावलंकर हुआ करते थे। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक उसने दोनों रूपों में कार्य किया। उसके बाद दोस्तों उसने जब तक आम चुनाव नहीं होते हैं, प्रथम आम चुनाव, तब तक उसने अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों संविधान में, वो किसके माध्यम से किया गया था, संविधान सभा के माध्यम से किया गया था। तो ये भी दोस्तों इसको भी दोस्तों याद रखना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 9वीं अनुसूची मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। क्या प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों, इसमें न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कर दिया गया था दोस्तों, यानी ऐसे विषय जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना संभव नहीं है, यानी ऐसे सब्जेक्टों को इसमें डाल दिया गया है, ऐसे विषयों को इसमें डाल दिया गया था जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना संभव नहीं है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो भूमि सुधार से संबंधित विषय डाल दिए गए थे। भूमि सुधार से संबंधित विषयों को इसमें डाल दिया गया था, संबंधित विषयों को दोस्तों इसमें डाल दिया गया था, यानी ऐसे विषय दोस्तों जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना संभव नहीं है। लिख लेना दोस्तों इसको, ऐसे विषय जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना संभव नहीं है। ऐसे विषय हैं दोस्तों जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना क्या है, संभव नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्टों को कहाँ डाल दिया गया था, 9वीं अनुसूची में, जैसे भूमि सुधार से संबंधित। लेकिन दोस्तों एक केस है हमारा जिसको हम क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के नाम से जानते हैं। केरल राज्य 1973 के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जो केस है दोस्तों, इसका फैसला, इसका जजमेंट जो आता है वो 24 अप्रैल 1973 को आता है, और इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी सब्जेक्ट दोस्तों 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी ऐसे सब्जेक्ट जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर ऐसे सब्जेक्टों को अगर हम 9वीं अनुसूची में भी डाल देते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी सब्जेक्ट डाले गए हैं दोस्तों उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोस्तों जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो इसमें कितने विषय शामिल थे दोस्तों, इसमें 13 विषय डाले गए थे। 13 विषय दोस्तों इसमें क्या है, शामिल कर दिए गए थे। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो अब इसमें कितने विषय हैं दोस्तों,
वर्तमान समय में इसमें दोस्तों 284 विषय हैं। नवी अनुसूची में कितने विषय हैं वर्तमान समय में दोस्तों? 284 विषय हैं। तो ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थी दोस्तों, इसको बाद में शामिल किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली अनुसूची आ जाती है हमारी 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आ जाती है दोस्तों? 10वीं अनुसूची। और ये भी मूल संविधान का पार्ट नहीं थी दोस्तों। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। यानी मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। और क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों? दल बदल संबंधित प्रावधान कर रखे हैं। यानी कोई व्यक्ति या किसी दल का सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो दोस्तों उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे प्रावधान कहाँ कर रखे हैं? 10वीं अनुसूची में कर रखे। यानी दल बदल संबंधित प्रावधान कहाँ कर रखे हैं? 10वीं अनुसूची में। और मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, मूल संविधान का भाग नहीं थी, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। अगली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची, और दोस्तों ये भी क्या है? मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, बल्कि इसको भी क्या है? बाद में जोड़ा गया था। इसको जोड़ा गया था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रावधान कर दिए गए थे? यानी ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने विषयों का उल्लेख किया गया है या कितने विषयों का प्रावधान किया गया है दोस्तों? ग्राम पंचायत के 29 विषयों का प्रावधान कहाँ कर दिया गया है? 11वीं अनुसूची में कर दिया गया। और 11वीं अनुसूची दोस्तों मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली अनुसूची है हमारी 12वीं अनुसूची। और ये जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, ये भी क्या है? मूल संविधान का पार्ट नहीं है, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों? इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या 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 प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों? इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो कितने विषयों का उल्लेख कर दिया गया दोस्तों? इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया। नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख कर दिया गया। तो दोस्तों हमारी अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों पहली अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर दिया गया है, और दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख कर दिया गया है। राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश CAG, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबके वेतन भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? दूसरी अनुसूची में कर रखा। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। संसद के सदस्य, संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, केंद्र के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश CAG, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, राज्य के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबकी शपथ का प्रावधान कहाँ कर रखा है? तीसरी अनुसूची में कर रखा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में न करके उनसे संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है दोस्तों। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित, प्रशासन से संबंधित प्रावधान कर रखे। और पैसा एक्ट के तहत दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में जो उल्लेखित राज्य हैं उन पर लागू नहीं किया जाएगा। और कितने राज्य हैं दोस्तों? 5वीं अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, ये 10 राज्य क्या है?
5वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 6ठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यानी इन 4 राज्यों के लिए अनुसूचित जनजातियों एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कर रखे हैं। 7वीं अनुसूची में दोस्तों शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। 3 लिस्टें बनाई गई हैं दोस्तों, एक हमारी यूनियन लिस्ट है दोस्तों, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे मूल संविधान में, अब बढ़कर 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 थे और अब घटकर कितने हो गए हैं, 61 हो गए। समवर्ती सूची में दोस्तों 47 थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं दोस्तों। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन दोनों के बीच अगर टकराव होता है, मतभेद की स्थिति पैदा होती है, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून दोस्तों क्या है, सर्वोपरि माना जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से दोस्तों राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर किस में शामिल कर दिया गया था, समवर्ती सूची में। शिक्षा, वन्य जीवों के लिए संरक्षण, वन मापतोल और न्याय का प्रशासन। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी ऐड कर दी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वां संविधान संशोधन के 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को ऐड कर दिया गया था। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय डाले गए हैं दोस्तों जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना संभव नहीं, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी सब्जेक्ट डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जैसे भूमि सुधार से संबंधित विषय इसमें डाल दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की गई है, मूल संविधान का पार्ट नहीं थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत के 29 विषयों का प्रावधान 9वीं अनुसूची में कर रखा। 12वीं अनुसूची मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, इसको भी बाद में जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख कर दिया गया। तो दोस्तों हमारी अनुसूचियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए।